साथियों नमस्कार, मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी फ्लाई पर। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, क्लास संख्या है 49वीं। भक्ति काल का ये 22वां हमारा भाग है। सूफी काव्य हम इसमें पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति के अंतर्गत संत काव्य को हम देख चुके हैं। सूफी काव्य की विशेषताएं, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति आदि चीज़ें हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। अब हम इस क्लास में आज से हम सूफी रचनाएं पढ़ेंगे। तो सूफी रचनाओं में हंसावली, चंदायन, लखम सेन, पद्मावती कथा इस क्लास में हम देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। तो 3 ही रचनाएं मैंने यहाँ पर ली है। क्रम से हम रचनाओं को पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा रचना लेने से क्लास ज़्यादा लंबी खिंच जाती है। तो 3 रचनाएं आराम से, धैर्य से, विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए देखते हैं हमारी पहली रचना। तो सूफी, भारतीय सूफी काव्यों में जो सर्वप्रथम है रचना हंसावली। नंबर 1 रचना हंसावली। रचना काल के अनुसार सबसे पहली। रचनाकार कौन है? असाहित। हंसावली के रचनाकार जो है वो असाहित है। रचना काल क्या है हंसावली का? 1370 ईस्वी। तो हंसावली असाहित ने लिखी 1370 ईस्वी में। इसका देखिए संपादन और प्रकाशन, ये देखिए गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान श्री केशवराम काशीराम शास्त्री द्वारा संपादित व प्रकाशित ये रचना है हंसावली। इन्होंने इसका जो है केशवराम काशीराम शास्त्री ने इसका संपादन किया, प्रकाशन करवाया। तो असाहित द्वारा लिखित 1370 ईस्वी में। अब हंसावली को भी कुछ विद्वानों ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ स्वीकार किया है। तो वो कौन कौन है? देखिए हंसावली को हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसे पहला ग्रंथ माना है और उनके अनुसार प्रथम सूफी रचना है ये हिंदी साहित्य में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी, उनकी भी मान्यता है कि इस काव्य को हिंदी जो प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम प्रतिनिधि काव्य कहा जा सकता है। तो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र का भी यही मत है कि यह पहला जो है सूफी काव्य परंपरा का, भारतीय सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है इन विद्वानों ने। अब आगे देखिए, नायक नायिका कौन है हंसावली के? नायक है राजकुमार। राजकुमार है कोई नायक, वो इस काव्य का नायक है। नायिका हंसावली की हंसावली, नायिका के नाम पर ही इसका नामकरण है। हंसावली इस काव्य की नायिका है जो पाटन की राजकुमारी है। पाटन कोई राज्य है जहाँ की राजकुमारी हंसावली है और नायक इसका राजकुमार है। भाषा क्या है हंसावली की? राजस्थानी भाषा के प्राचीन रूप का जो है प्रयोग यहाँ पर किया गया है इस काव्य में। तो राजस्थानी भाषा के प्राचीनतम रूप का प्रयोग किया गया है। उस समय तक जब यह हंसावली काव्य लिखा गया उस समय जो है गुजराती भाषा राजस्थानी से पृथक नहीं हो पाई थी। इसीलिए गुजराती का जो विद्वान है वो इसे गुजराती, पुरानी गुजराती का ग्रंथ भी मानते हैं क्योंकि उस समय राजस्थानी से गुजराती भाषा पृथक नहीं हो पाई थी। इसीलिए जो है कुछ विद्वान पुरानी गुजराती का इसे ग्रंथ मानते हैं। छंद योजना, किन छंदों का प्रयोग जो है इसमें हुआ है? चौपाइयों के बीच बीच दोहा छंद का प्रयोग है। मतलब 5-5 चौपाइयों की अर्दालियों के बाद जो है दोहा यहाँ पर रखा गया है, जिसे हम अपभ्रंश साहित्य में पढ़ के आए हैं, कड़वक पद्धति। तो कड़वक पद्धति जिसमें कुछ चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा जाता है। तो यहाँ पर यह कोई निश्चित क्रम नहीं है दोहा या चौपाई रखने का। कहीं 7 चौपाइयों के बाद भी दोहा है, कहीं 8 के बाद भी दोहा है। तो यहाँ इस काव्य में 5-5 चौपाइयों के बाद दोहा रखा गया है। अब रचनाकार, रचनाकाल, नायक नायिका, भाषा के बाद देखिए हंसावली का कथानक क्या है। कथानक क्या है थोड़ा सा समझने के लिए, हंसावली और राजकुमार की प्रेम कथा है। प्रथम दृष्टिजन्य प्रेम की उत्पत्ति का वर्णन है।
राजकुमारी हंसावली जो है अद्वितीय सुंदरी थी, लेकिन पूर्व जन्म की ग्रंथि के कारण उसने पखवाड़े यानी कि 15 दिनों का समय जो है वो पखवाड़ा, प्रत्येक पखवाड़े 5 पुरुषों की हत्या का नियम ले रखा था। किसने? राजकुमारी ने। देखिए, अद्वितीय सुंदरी थी हंसावली, लेकिन वो पाषाण हृदय हुई। पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या का नियम उसने ले रखा था। उसके पीछे पिछले जन्म के किसी संस्कार का कारण था। वो कारण क्या था कि ये नियम लेने के पीछे भी एक घटना है। वो घटना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पूर्व जन्म में हंसावली अपने इस जन्म से पहले के जन्म में, पूर्व जन्म में एक पक्षिणी थी, और उस पक्षिणी ने जब जंगल में अंडे दे रखे थे, 5 अंडे दे रखे थे, तब एकाएक जंगल में क्या हुआ? आग लग गई। तो नर पक्षी ने जो है उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, और वो उस पक्षिणी और उसके अंडों को जलता हुआ छोड़कर जो है वहाँ से भाग गया, जंगल में उन्हें जलता हुआ छोड़कर। तो इसी घटना के कारण जो है हंसावली अगले जन्म में पुरुष द्रोहिणी हो गई, और उसने प्रत्येक पखवाड़े 5 पुरुषों की हत्या का नियम ले लिया। तो ये तो थी उसके जो ये नियम था, उसके पूर्व जन्म की जो घटना थी वो। अब देखिए आगे, सोपन में राजकुमारी के दर्शन व प्रथम दृष्टि जन्य प्रेम की उत्पत्ति। सोपन दर्शन द्वारा प्रेम की उत्पत्ति यहाँ होती है। नायक राजकुमार जो है सोपन में राजकुमारी के दर्शन करके मुग्ध हो जाता है। आगे देखिए, योगी वेश में राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए घर से निकलना। नायिका के जो सोपन में दर्शन के बाद जो है नायिका के प्रेम में विकल होकर योगी के वेश में अपने मंत्री के साथ उसकी खोज में निकल पड़ता है। कौन? राजकुमार। अब आगे देखिए, नायक की साहसपूर्ण यात्रा। साहसपूर्ण यात्रा, कई बाधाएं आती हैं तो उन्हें पार करता हुआ वह नायक जो है साहसपूर्ण यात्रा करता है। पूर्व जन्म की स्मृति होती है। कन्या पक्ष द्वारा, जो नायिका है हंसावली, उसका जो पक्ष है उसके द्वारा नायक के मार्ग में विभिन्न तरह के अवरोध पैदा किए जाते हैं। अवरोध पैदा करना, देवी शक्ति की सहायता से नायक नायिका का मिलन होता है, और अंत में राजकुमार न केवल राजकुमारी को प्राप्त कर लेता है, अपितु उसे प्रत्येक पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या के नियम से विरक्त भी कर देता है। जो उसने नियम अपना रखा था उस नियम को से भी जो है हंसावली राजकुमारी को वो विरक्त करने में सफल हो जाता है, और अंत में दोनों का मिलन हो जाता है। उसे पूर्व जन्म की ग्रंथि से मुक्ति दिलाकर राजकुमार जो है हंसावली के साथ विवाह करता है। ये जो है संक्षेप में कथानक ये है। आगे देखिए, कवि ने आरंभ में शक्ति, शंभु और सरस्वती वंदना करते हुए आत्म परिचय दिया है, जो सूफी काव्यों की एक जो परंपरा रही है उसी के अनुसार, तथा अपनी रचना के स्रोत आदि का उल्लेख भी यहाँ पर कवि ने, असाहित ने किया है। स्रोत किसे माना है अपनी रचना का? असाहित ने हंसावली का रचना स्रोत जो है विक्रम वेताल की कथा को माना है। मोस्ट होगा ये। किस कथा को माना है? विक्रम वेताल की कथा को असाहित ने हंसावली का रचना स्रोत माना है, और इसका जो है संकेत आरंभ में दिया है। उन्होंने लिखा है, 52 वीर कथा रस लियू, एह पवाडू असाहित कहियू। इसके बाद देखिए एक टिप्पणी छोटी सी। हिंदी के आरंभिक प्रेमाख्यानकारों ने अपने काव्य का उल्लेख जो है वीर कथा एवं प्रेम कथा दोनों रूपों में किया है। कि वीर कथा है, प्रेम कथा है, इन दोनों ही रूपों में जो आरंभिक जो सूफी हिंदी के जो आरंभिक प्रेमाख्यानकार थे उन्होंने दोनों रूपों में अपने काव्य का उल्लेख किया है, और यह बात जो है असाहित्य पर भी लागू होती है। वीर कथा भी उसे कहा है और प्रेम कथा भी कहा है। इसके बाद देखिए,
अगली हमारी रचना हंसावली के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हुई। इसके बाद अगली हमारी रचना है चांदायन। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से चांदायन। चांदायन भी इसे कहा जाता है, चांदायन भी कहा जाता है। चांदायन रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद, मौलाना दाऊद भी कहते हैं। डलमऊ जो है रायबरेली में, वहाँ के ये निवासी थे। मुल्ला दाऊद जो है रायबरेली के निवासी थे। डलमऊ कस्बा है एक गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, वहीं के ये निवासी थे। रचना काल क्या है? तो जो है चंदायन मुल्ला दाऊद की, उसका रचना काल 1379 ईस्वी है। और 1370 हंसावली का रचना काल हमने देखा था। 1379 ईस्वी इसका रचना काल माना जाता है। यह लोरिक और चंदा की लोक प्रचलित प्रेम कहानी पर आधारित है। लोक में एक बहुत ही प्रचलित कहानी थी, लोरिक और चंदा की कहानी, और उसी कथा पर जो है चंदायन की रचना की मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में। हिंदी भाषा भाषी जनता में इस प्रेम गाथा का गायन जो है लोरिकी, चनैनी, लोरिकायन आदि नामों से आज भी होता है। तो अनेक जो है लोरिक और चंदा की कहानी पर अनेक काव्य लिखे गए, और ये प्राचीन काल से कहानी एक चलती हुई आ रही थी। उसी प्रेम कथा को आधार बनाकर मुल्ला दाऊद ने चांदायन की रचना की। अब रचना काल के विषय में हम देख चुके हैं 1379 ईस्वी, लेकिन विवादास्पद भी है। तो कुछ विद्वानों ने भिन्न भिन्न इसका रचना काल माना है, वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। विद्वानों ने इसका रचना काल जो है भिन्न भिन्न माना है अपने अपने मतानुसार। मिस्र बंधु विनोद, उन्होंने रचना लिखी, इतिहास ग्रंथ लिखा, उसमें इसका रचना काल माना है विक्रमी संवत 1385। और अगर ईस्वी सन की हम बात करें यहाँ पे, तो ईस्वी सन हो जाएगा 1328 ईस्वी। इसके अलावा पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने एक जो रचना है उनकी द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, उसमें इसका रचना काल संवत 1417 माना है। अगर ईस्वी में बात करें तो 1360 ईस्वी। 57 साल जब हम घटा देते हैं विक्रमी संवत से, तो ईस्वी सन हमारे सामने आ जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इसका रचना काल जो मानते हैं वो मानते हैं संवत 1353 से 1373 के मध्य, यानी कि 14वीं शताब्दी का मध्य का जो भाग है वो इसका रचना काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त है, शंभुनाथ सिंह है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, वो इसका रचना काल मानते हैं 1378 ईस्वी के आसपास। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ जो है विक्रमी संवत 1427 इसका रचना काल मानते हैं, तो हो जाएगा 1300 ईस्वी सन में अगर बात करें तो 1370 के लगभग हो जाएगा इसका ईस्वी सन। और जो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ है वो अकबर के दरबारी इतिहासकार, आपने नाम सुना ही होगा, अब्दुल कादिर बंदायूनी, जो अकबर का दरबारी इतिहासकार था, उसी के आधार पर जो है इसका रचना काल 1370 या विक्रमी संवत 1427 स्वीकार किया है। अब हम बात करते हैं रचना काल के बाद, लेकिन आपको रचना काल ये याद रखना है इसका 1379 ईस्वी, जो सर्वमान्य भी रचना काल इसका माना जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सर्वमान्य रचना काल। इसके बाद आगे चलिए चंदायन के नायक व नायिका, भाषा इत्यादि के बारे में बात करें तो नायक है लोरिक भी बोलते हैं जिसे, और नायिका है चंदा, राजा सहदेव महर की कन्या, गोबर राज्य के राजा हैं सहदेव महर, उनकी कन्या है चंदा, और नायक है लोर या लोरिक। भाषा इसकी क्या है? अवधी भाषा है, अवधी भाषा में रचित है।
हालांकि हंसावली जो हमने देखा वो राजस्थानी डिंगल शैली में रचित, डिंगल नहीं, राजस्थानी भाषा के प्राचीन रूप का उसमें प्रयोग हुआ है हंसावली में। और छंद कौन सा है? चौपाई व दोहा छंद। 5-5 चौपाइयों के बाद दोहा यहाँ पर भी रखा गया है। तो छंद, चौपाई व दोहा, इसका उपयोग हुआ है। चंदायन का कथानक क्या है? आगे हम कथानक देखते हैं चंदायन का। चंदायन का कथानक संक्षेप में देखेंगे ताकि आपको कथा के विषय में थोड़ा ज्ञात रहे। एक ज्योतिषी के कहने से चंदा का विवाह एक अल्प वयस्क, बोने, काने और नपुंसक क्लीब व्यक्ति से कर दिया जाता है। चंदा जो है मायके लौट आती है। चंदा का मायके लौट आना, सहदेव महर पर दूसरे राजा की चढ़ाई। कोई दूसरा राजा जो है सहदेव महर, जो चंदा का पिता है, उस पर आक्रमण कर देता है। लोरिक या लोर जो है वो अपनी वीरता का परिचय देता है। लोरिक की सहायता से राजा द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त करना। लोरिक की वीरता से, लोरिक की सहायता से जो राजा जो है, जो शत्रु उस पर आक्रमण करता है तो उस शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। नायक लोरिक, जिसे हम कह सकते हैं नायक लोर व नायिका चंदा का उन्मुक्त प्रणय है। इसमें प्रथम दर्शन से ही प्रेमोत्पत्ति, आप देखेंगे सभी काव्यों में प्रथम दर्शन में ही प्रेम की उत्पत्ति होती है। आगे देखिए, नायक का योगी होकर घर से निकलना। योगी वेश में अपने कुछ लोगों को साथ लेकर नायिका की खोज में नायक निकल जाता है। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रेम में बाधा पैदा करना, यह सूफी काव्य की एक खास शैली है। विभिन्न व्यक्ति जो है उनके मिलन में बाधा पैदा करते हैं। नाग द्वारा नायिका को डसा जाना, गारुड़ी द्वारा उसका ठीक हो जाना। तो ये और मिलन अंत में हो ही जाता है। तो ये है चंदायन का कथानक। आगे देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चंदायन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। जहां डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ माना है, वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चंदायन को प्रेमाख्यान परंपरा का पहला ग्रंथ माना है, प्रेमाश्रयी परंपरा का, भारतीय सूफी परंपरा का। और ये मत जो है सर्वमान्य भी है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि पहला सूफी हिंदी साहित्य, भारतीय सूफी काव्य की पहली रचना कौन सी है, तो वो चंदायन बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो ज़्यादातर विद्वान इस मत पर सहमत हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम संपादन किया था। माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का, और इसका मूल नाम जो है लोर कथा माना है, क्योंकि ये लोर कहा अथवा लोर कथा के नाम से पहले से ही जो है लोक में प्रचलित कथा थी, एक प्रेम कथा थी। और उसी के अनुसार जो है माता प्रसाद गुप्त ने इसका मूल नाम लोर कहा अथवा लोर कथा माना। और माता प्रसाद गुप्त ने कहा कि डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त जो हैं उन्होंने इसका पाठ जो है चंदायन नाम से प्रस्तुत किया था। अतः जो है बाद में ये चांदायन या चंदायन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और ये नाम जो है चंदायन इसका मान्य हो गया। तो चंदायन के संस्करणों पर अगर हम बात करें तो देखिए, चंदायन के संस्करण, चंदायन के 4 संस्करण मिलते हैं। प्रथम 2 संस्करण है आगरा हिंदी विद्यापीठ से 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुए। पहले 2 जो आगरा हिंदी विद्यापीठ से 1962 ईस्वी में प्रकाशित हो जाते हैं। तीसरा संस्करण जिसके संपादक कौन है, परमेश्वरी लाल गुप्त, और यहीं से यह चंदायन जो है इसका नाम मान्य हो गया। माता प्रसाद गुप्त की अगर हम बात माने तो संपादक है परमेश्वरी लाल गुप्त। मुंबई ग्रंथ रत्नाकर से 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई है रचना। तो तीसरा संस्करण जिसका प्रकाशन किसने करवाया, इसका प्रकाशन करवाया था
परमेश्वरी लाल गुप्त ने। अब चतुर्थ संस्करण की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन संपादक माता प्रसाद गुप्त ने 1967 ईस्वी में करवाया। और कहाँ से? आगरा से प्रकाशित करवाया। और जो माता प्रसाद गुप्त वाला संस्करण है यह सबसे अधिक प्रामाणिक जो संस्करण है वो माना जाता है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चंदायन को भारतीय सूफी काव्य परंपरा का, हिंदी सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो है स्वीकार किया है। तो चंदायन के 4 संस्करण हमने देखे। प्रथम 2 संस्करण आगरा हिंदी विद्यापीठ से 1962 में प्रकाशित, तीसरा संस्करण परमेश्वरी लाल गुप्त, जहाँ से यह चंदायन नाम जो है इसका मान्य हो गया, मुंबई ग्रंथ रत्नाकर से 1964 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। और चतुर्थ संस्करण संपादक जिसके हैं माता प्रसाद गुप्त, उन्होंने प्रकाशित करवाया। और यह सबसे जो अधिक प्रामाणिक संस्करण इसका माना जाता है। और परमेश्वरी लाल गुप्त द्वारा संपादित जो है और माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित जो इसके संस्करण हैं उनकी कथा में अंतर भी पाया जाता है। आगे देखिए, मुल्ला दाऊद ने चंदायन में शाह वक्त फिरोज शाह, मुगल जो सल्तनत काल में जो मोहम्मद बिन तुगलक MBT के बाद में शासक बना था फिरोज तुगलक, उसके समकालीन थे मुल्ला दाऊद। और मतलब समकालीन थे तो उन्हें सत्वन किया है, यानी कि प्रशंसा की है मुल्ला दाऊद ने। शाह वक्त फिरोज शाह, जोनाशाही भी बोलते थे, उन्हें सत्वन किया है। अलबंदायूनी ने अपनी रचना, अलबंदायूनी जो है वो अकबर के समकालीन है। उन्होंने एक रचना लिखी थी, इतिहासकार हैं ये, इतिहास की एक रचना है मुंतखब उत तवारिख। मुंतखब उत तवारिख 1568 ईस्वी में ये रचना रची गई। इस रचना में दाऊद और चांदायन का आदर पूर्वक स्मरण किया है। किसने? अलबंदायूनी ने। अब्दुल कादिर बंदायूनी अकबर के इतिहासकार, मुंतखब उत तवारिख इनकी रचना है 1568 ईस्वी के। उसमें दाऊद और चंदायन का आदरपूर्वक स्मरण किया है। अब आगे देखिए, लोरिक और चंदा की कहानी जो है उसका उपयोग केवल दाऊद ने नहीं किया है, बहुत से अन्य रचनाकारों ने भी इसका उपयोग किया है। वही हम देख रहे हैं, दक्षिणी हिंदी के कवि गवासी की मैना सतवंती, बंगाल के दौलत काजी की रचना है सती मैना ओ लोर चंद्राणी, फारसी कवि है हमीद, उनकी रचना है अस्तनामा में भी लोर चंदा की कहानी का उपयोग हुआ है। इसी कहानी को आधार बनाकर मैना सतवंती लिखी गवासी कवि ने, जो दक्षिण हिंदी के कवि थे। बंगाल के दौलत काजी ने सती मैना ओ लोर चंद्राणी लिखी। फारसी कवि हमीद ने इसी कथा को आधार बनाकर, इसी कहानी का उपयोग करके अस्तनामा लिखी। तो ये कुछ थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पुनर्नवा जो इनकी रचना है कि नींव भी इसी कहानी पर रखी गई है। तो ये रचना प्राचीन, लोक प्रचलित, लोक कहा लोर कथा के नाम से, और उसी कथा को आधार बनाया चंदायन ने, मुल्ला दाऊद ने चंदायन नाम से। तो आगे देखिए, वे कहीं कथन है, एक कथन है, इसके संपादक जो थे परमेश्वरी लाल गुप्त, उनका वे कहीं भी प्रेमाख्यानों की तरह धार्मिक प्रवचन के रूप में आत्मा परमात्मा, ये कहा गया है मुल्ला दाऊद के विषय में और उनकी रचना चंदायन के विषय में। वे कहीं भी प्रेमाख्यानों की तरह धार्मिक प्रवचन के रूप में आत्मा परमात्मा, साधक और साधना की बात करते नहीं दिखाई पड़ते। उन्होंने जो कुछ कहा है लौकिक धरातल पर बैठकर ही कहा है। परमेश्वरी लाल गुप्त का महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि बंदायूनी ने जो अपना इतिहास लिखा उसमें लिखा था कि दिल्ली के शेख तकीउद्दीन जो हैं वो धर्मोपदेश जब अपने वो उपदेश देते थे उस समय चंदायन के कुछ अंश सुनाया करते थे। कुछ तत्ववेताओं ने उनसे पूछ लिया कि इस हिंदी मसनवी को आप जो है अपने धर्मोपदेशों में क्यों सुनाते हैं। तो
जो तकुउद्दीन थे, शेख तकुउद्दीन, उन्होंने कहा कि इसमें खुदाई के तत्व भरे पड़े हैं। तो इसी और जो कुरान की जो आयतें हैं उनकी सुंदर इसमें व्याख्या मिलती है। इसीलिए मैं अपने धर्मोपदेश के समय जो चंदायन के कुछ अंश सुना देता हूँ। तो उसी पर परमेश्वरी लाल गुप्त ने कहा कि वे कहीं भी प्रेमाख्यानकों की तरह धार्मिक प्रवचन के रूप में आत्मा परमात्मा साधक और साधना की बात करते नहीं दिखाई पड़ते। कौन? मुल्ला दाऊद अपने चांदायन में जो कुछ कहा है उन्होंने लौकिक धरातल पर बैठकर ही कहा है। परमेश्वरी लाल गुप्त का ये कथन है चंदायन को लेकर, मुल्ला दाऊद को लेकर। चंदायन से हमें 2-3 बातें अन्य भी ज्ञात हो जाती हैं। इसके कथानक पर अगर हम चलें तो देखिए, एक ज्योतिषी के कहने से चंदा का विवाह एक अल्पवयस्क कलियुग व्यक्ति से कर दिया जाता है। तो अभी तक लोरिक की सहायता से राजा द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त करना, अभी तक के जो हमने पिछले रासो काव्य पढ़े उनमें राजपूतों के जातीय शौर्य का चित्रण किया जाता था, लेकिन चंदायन में एक बदलाव है। लोरिक जो है आभीरों का जो है पात्र है, आभीर जाति का है और उसकी जो वीरता का यहाँ बखान किया गया है। और इसके अलावा चंदा जो है उसका भी हमें यहाँ देखना होगा कि उसका पति कलीब है, अल्पवयस्क है, बोना काना सब कमियां उसमें हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जब उस किसी ज्योतिषी के कहने पर उसके साथ उसका विवाह कर दिया गया जो अयोग्य है, तो स्त्री ऐसी स्थिति में क्या करे? उस समय का जो ब्राह्मण धर्म था उसके अनुसार तो चाहे जैसा हो पति, पत्नी को उसका अनुगामी होना ही चाहिए। उस समय का ब्राह्मण धर्म यह कहता था। लेकिन अपवाद भी हमें इतिहास में मिलते हैं, लेकिन स्त्री की नियति ज़्यादातर अनुगामी होने में ही है, चाहे पति कैसा भी क्यों ना हो। लेकिन यहाँ चंदा जो है वो सामंती समाज की मान्यताओं मर्यादाओं को चुनौती देती है। पहले के काव्यों में पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पराक्रमी दिखाया गया है और स्त्रियों की स्वतंत्रता भी नाम मात्र की है। लेकिन चंदा जो है चुनौती देती है समाज की मान्यताओं को। लोरिक जो विवाहित है, चंदा भी विवाहित है, तो उस विवाहित लोरिक के साथ समाज की मान्यताओं को चुनौती देती हुई चंदा भाग खड़ी होती है। पहल चंदा ही करती है इस काव्य में। देखिए, सामंती जकड़ में फंसी हुई स्त्री की यह चुनौती जो है समाज की तथाकथित जो मर्यादाएं थी उन्हें कच्चे धागे की तरह तोड़ देती है। तो ये 2-3 बातें यहाँ पर हमारे सामने जो है उभर कर आती है चंदायन से। अगली हमारी जो सूफी काव्य परंपरा की रचना है लखम सेन पद्मावती कथा। क्रम से हम चल रहे हैं। रचनाकार कौन है? लखम सेन पद्मावती कथा का दामो या दामोदर कवि। रचना काल इसका क्या है? 1459 ईस्वी। रचना काल है 1459 ईस्वी। श्योम कवि ने टिप्पणी देखिए छोटी सी। श्योम कवि ने इसे वीर कथा कहा है। जैसा कि कहा ही जा चुका है, हम पहले देख ही चुके हैं कि आरंभिक जो प्रेमाख्यान काव्य हैं उनमें कवियों ने अपनी रचना को वीर कथा और प्रेम कथा दोनों कहकर, दोनों संज्ञाएं देकर संबोधित किया है। तो श्योम कवि ने इसे भी वीर कथा कहा है। इसके नायक हैं राजा लक्ष्मण सेन, नायिका है पद्मावती, भाषा इसकी है अवधी। भाषा क्या है? अवधी। छंद योजना में अगर हम देखें तो चौपाइयों के बाद दोहा व कहीं कहीं सोरठा छंद भी मिलता है। अब इसका कथानक अगर हम थोड़ा सा देखें तो कथानक देखिए। राजा लक्ष्मण सेन व पद्मावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का चित्रण रोमानी शैली में किया गया है दामोदर या दामो कवि के द्वारा। कथा के आरंभ में मंगलाचरण है जो सूफी काव्यों की मसनवी शैली है, उसी के आधार पर मंगलाचरण, गणेश स्तुति, आत्म परिचय, रचना काल और रचना का उद्देश्य बताया गया है। नायक का योगी के वेश में घर से निकलना जो आम बात थी इन काव्यों में। नायिका के पिता से संघर्ष, अंत में नायिका की
प्राप्ति। तो ये इसका कथानक है लखम सेन पद्मावती कथा का, जिसे दामोदर या दामो कवि भी जिसे कहते हैं, उसने लिखा। रचना काल 1459 इसका रचना काल है और स्वयं वीर कवि ने इसे वीर कथा कहा है। अवधी भाषा की ये रचना है। कुछ अन्य बातें इसके विषय में देखिए। दामो कवि सुपठित थे और इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने बीच बीच में संस्कृत की उक्तियां भी प्रस्तुत की हैं। बिना पढ़े लिखे या सुपठित ढंग से पढ़े हुए व्यक्ति के बिना संस्कृत की उक्तियां जो है प्रयोग नहीं होती। तो दामो कवि सुपठित थे, उन्होंने बीच बीच में अपने काव्य के जो ये लखम सेन पद्मावती कथा है, बीच बीच में कहीं कहीं पर संस्कृत की उक्तियां भी प्रस्तुत की हैं। काम शास्त्र व नायिका भेद के शास्त्रीय तत्वों का समन्वय भी यत्र तत्र उन्होंने प्रस्तुत यहाँ पर किया है। तो ये हुआ लखम सेन पद्मावती कथा। तो आज हमने 3 रचनाएं जो हैं सूफी काव्य के अंतर्गत देखी। पूरी विस्तार से हम इन रचनाओं को देखेंगे और कोई भी बिना जल्दबाजी किए आपको जब ये क्लास आप देखेंगे तो अन्य किसी पुस्तक या कोई गाइड आपको पढ़ने की मेरा मानना है कि आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि पुस्तकें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, विद्वानों की पुस्तकें आप अवश्य पढ़िए। तो इसी के साथ आज की ये क्लास जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 3 रचनाएं हमने देखी हैं, अगली क्लास में 3-4 रचनाएं हम देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा रचनाएं देखने से क्लास हमारी ज़्यादा लंबी चली जाएगी और उबाऊ थकाऊ जो है वो क्लास हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक शेयर कीजिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। हंसावली, चंदायन, लखम सेन पद्मावती कथा 3 रचनाएं हमने